दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता रहता था। उसकी नौकरी चली गई थी, कोई लड़की उसे भाव नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसके नाकारा दोस्त भी उससे आगे निकल चुके थे, पर वो बेचारा अभी भी वहीं का वहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे एक अजीब सा ऑफर देती है जिसमें अगर वो उस लड़की के खेत में मजदूरी करेगा तो वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी। तो कहानी शुरू होती है और हम डैनियल को देखते हैं जो एक राइटर है और अब तक कई किताबें लिख चुका है, लेकिन कोई भी पब्लिशर उसकी किताब पब्लिश नहीं करना चाहता, जिसके चलते उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। तभी उसका एक दोस्त बबलू बैक्टीरिया उसे कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से 9 नंबर चैनल लगा। डैनियल टीवी चालू करता है और 9 नंबर चैनल लगाता है जिसमें एक झांट के बालों वाले लड़के का इंटरव्यू चल रहा था। रिपोर्टर पूछती है कि आप इतनी कम उम्र में इतने कामयाब राइटर कैसे बने। झाटू कहता है कि मैं हमेशा कुछ लिखने से पहले मुट्ठी मारा करता था जिससे मेरा दिमाग शांत रहता था और मुझे नए नए आइडियाज आते रहते थे। जो देखकर डैनियल सोचता है कि क्या चूतिया लड़का है यार। जिसके बाद वो अपने दोस्त माइक की दुकान पर नया सूट खरीदने जाता है। जिस बीच उन्हें वहाँ पर एक मस्त लड़की दिखाई देती है तो माइक उसे पटाने के लिए उसके पास चला जाता है। उधर डैनियल की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है तो वह उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि आज मेरे स्कूल में हमारी 50वीं रीयूनियन पार्टी है, अगर मैं ये वाली टाई पहनकर जाऊंगा तो मेरी क्रश मार्था मुझ पर फिदा हो जाएगी अगर वो जिंदा रही तो। तभी एक सेल्समैन वहाँ पर आता है और कहता है कि ताऊ ये $80 की है, ये तेरी औकात से बाहर है, तू कुछ और खरीद ले। बूढ़ा आदमी ये सुनकर निराश हो जाता है और उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। डैनियल कहता है कि भीसड़ी के वो तुम्हारा कस्टमर था। सेल्समैन कहता है कि नहीं सर, उसे बोलते हैं कस्टमर। खूबसूरत, मालदार और पैसों से गांड तक भरी हुई ऐसी लड़कियां अपने बाप का पैसा पानी की तरह बहाती हैं। डैनियल कहता है कि ठीक है, ये टाई मैं खरीद रहा हूँ, और उसे ले जाकर ताऊ को दे देता है। ताऊ भी उसे पाकर बहुत खुश होता है और कहता है कि आज तो मैं मार्था की पिंकी फाड़ कर रहूंगा। वहीं ये सब वो माल लड़की भी देख रही थी और वो डैनियल से काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद डैनियल अपने भाई से मिलने जाता है जो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब था। डैनियल कहता है मैंने सुना तूने $2 मिलियन का विला खरीदा है। वो कहता है कि हाँ यार, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मॉम डैड की एनिवर्सरी का क्या प्लान है। डैनियल कहता है कि हम मिलकर एक रेस्टोरेंट में सबको पार्टी दे देते हैं। भाई कहता है कि कर दी ना गरीबों वाली बात, हम एक 5 स्टार क्रूज में पार्टी करेंगे और तू खर्चे की चिंता मत करियो, वो सब मैं देख लूंगा। डैनियल पूछता है कि फिर इसमें मेरा क्या रोल होगा। वो कहता है कि तू उनके लिए एक पोयम लिखना और मैं इसके बदले तुझे $80,000 दूंगा। अब डैनियल उससे पैसे लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने हालात को देखते हुए वह पैसे ले लेता है। कहता है कि मुझे $500 एडवांस चाहिए। फिर अगले दिन वो तैयार होकर एक बड़े पब्लिशर रॉबर्ट से मिलने उसके ऑफिस में जाता है। उसे पता था कि रॉबर्ट ऐसे ही किसी आंटू झांटू से तो मिलेगा नहीं, इसलिए वो रिसेप्शन पर झूठ कहता है कि मैं रॉबर्ट का खासम खास मित्र स्टोन हूँ। कालिया ऑफिस में फोन लगाता है और कहता है कि सर आप 40वें फ्लोर पर चले जाइए। वहीं डैनियल की फटी पड़ी थी कि जब रॉबर्ट को पता चलेगा कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ तो वो मेरी गाइंड पर कितने जूते मारेगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। रॉबर्ट पूछता है कि भीसड़ी के तू है कौन। डैनियल कहता है कि सर मेरा नाम डैनियल है और मैं एक राइटर हूँ, मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आकर उसे बाहर निकालने लगता है। तभी डैनियल अपना लैपटॉप उसके पास फेंकता है और कहता है कि इसमें मेरी लिखी किताब है, बस आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। रॉबर्ट कहता है कि ठीक है, तेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है और कहता है कि तुझे पता भी है मुझे दिन भर में कितने ईमेल्स आते हैं। किसी में कोई रोमांटिक कहानी होती है तो कोई मुझे मजदूरी वाली सविता भाभी की कहानी भेजता है। डैनियल कहता है कि मेरी लिखी कहानी उन सबसे अलग है। इसी बीच उसकी नजर वहाँ पर रखी एक शेर की पूंछ पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये असली है। रॉबर्ट कहता है कि कौन सा आदमी नकली पूंछ को डिस्प्ले करके रखेगा। डैनियल पूछता है कि आपको ये कहाँ पर मिली। वो कहता है कि मैंने ये जीती थी। वैसे तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अपनी किताब के बारे में बात करोगे, लेकिन तुम बस फालतू की बकचोदियां करना जानते हो और तुम अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। जो कहकर वो उसे भगा देता है। इसके बाद जब डैनियल अपने बाकी राइटर दोस्तों के साथ एक बार में बैठा था तभी वहाँ पर एक पटाखा लोला ले आती है जो राइटर्स की दलाल थी। मतलब उसका काम था अच्छे राइटर्स के लिए पब्लिशर्स ढूंढना। इसी बीच बबलू बैक्टीरिया सभी को बताता है कि अगले हफ्ते मेरी 3 नॉवल पब्लिश होने वाली है और हर एक नॉवल के मुझे $1,90,000 मिले हैं। जो बात सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं सिवाय डैनियल के, क्योंकि इस वक्त उसकी गांड जलकर कोयला हो रखी थी। वो सोचता है कि ये भेड़ का लिंड भी कामयाब हो गया और मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। आगे वो अपने भाई के दिए हुए $500 एटीएम से विड्रॉल करने जाता है, लेकिन जब वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो उसमें मात्र $1 पड़ा होता है। कहता है कि मेरे भाई ने मुझे चूतिया बना दिया और अब मेरे पास जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब वो बेचारा अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी कुछ काले लड़के उसे रास्ते में रोककर उसका बैग छीन लेते हैं, और जब डैनियल उन्हें ऐसा करने से मना करता है तो वो लोग उसे कुत्ते की तरह मारते हैं। जिसके बाद वो अपने घर पर आता है और खुद को शीशे में देखकर कहता है कि मेरे साथ
साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर कोई भीड़ का लिंड मुझे कामयाब बना दे तो बदले में मैं अपनी आत्मा भी देने को तैयार हूँ। और उसके ऐसा कहते ही बाहर बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है। अब डैनियल का लैपटॉप तो चोरी हो गया था, तो वह अपना पुराना टाइपराइटर निकालता है और उसमें बार बार $1,90,000 $1,90,000 लिखने लगता है। पर तभी उसका टाइपराइटर भी चलना बंद हो जाता है। डैनियल बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अब मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, और उस टाइपराइटर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो नीचे एक दादी लुढ़क चुकी थी और तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। डैनियल की फट जाती है कि भींचो, पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो डरते हुए दरवाजा खोलता है तो बाहर वही मस्त लड़की होती है जो उस दिन उस कपड़ों की दुकान पर थी। डैनियल पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की कहती है कि भीसड़ी के मदद की जरूरत तुझे है। वो खिड़की से बाहर देखती है और कहती है कि तेरी तो गाइंड लग गई, वो बुढ़िया तेरे टाइपराइटर से मरी है ना। और तभी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लड़की कहती है कि अब तो बेटा पुलिस वाले तुझे घोड़ी बनाकर तेरी बिना तेल के मारेंगे। और तभी वो बूढ़ा डैनियल की तरफ इशारा करके कहता है कि इसी ने मेरी वाइफ को मारा है। पुलिस जल्दी से ऊपर आती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। डैनियल के तो टट्टे जाम हो चुके थे, पर तभी लड़की कहती है कि तुम बस यहाँ पर छुप जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। वो दरवाजा खोलती है और पुलिस वालों से कहती है कि क्या हुआ सर, ये कोई मुन्नी का कोठा थोड़ी ना है जो आप लोग मुंह उठाकर यहाँ पर घुस आए हो। पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारी खिड़की टूटी हुई थी ना। लड़की कहती है कि कौन सी खिड़की, वो वाली। वहीं डैनियल चुपके से बाहर देखता है कि उसकी टूटी हुई खिड़की अपने आप जुड़ चुकी थी। लड़की कहती है कि आप लोग शायद गलत घर में घुस आए हो। पुलिस वालों को भी ऐसा ही लगता है और वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी डैनियल बाहर आता है और कहता है कि ये सब क्या था और तुम कौन हो। लड़की कहती है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था। वो कहता है कि मैंने कब बुलाया। लड़की पूछती है कि तुम अपनी आत्मा बेचने की बात नहीं कर रहे थे ताकि तुम कामयाब हो सको। डैनियल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ये सब इसे कैसे पता। लड़की कहती है कि देख भाई, डील सिंपल सी है, तुझे अपनी आत्मा मुझे देनी होगी और बदले में तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो बता तुझे क्या चाहिए। डैनियल कहता है कि सक्सेस, मुझे सक्सेस चाहिए। लड़की कहती है कि ये हुई ना बात, चलो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तों के बारे में बता देती हूँ। डैनियल कहता है लेकिन उस बूढ़ी औरत का क्या, वो तो मर गई। वो कहती है कि एक बार बाहर तो देख। डैनियल जल्दी से खिड़की से बाहर देखता है तो वह औरत अभी भी जिंदा होती है। लड़की कहती है कि देखा तूने, तू बस एक बार बोल और मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। डैनियल कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ कहाँ पर साइन करना है। लड़की कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अलग है। दरअसल तुम्हें मेरी पिंकी बजाकर अपनी गाड़ी मलाई मेरी पिंकी में छोड़नी होगी, तब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो बताओ तुम तैयार हो या नहीं। वो कहता है कि मैं तैयार हूँ। जिसके बाद डैनियल पूरी रात अपनी 9 इंच की कुल्हाड़ी के साथ उसके खेत में मजदूरी करता है। अगली सुबह वो लड़की अपने कपड़े पहनती है और डैनियल से कहती है कि तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाते ही वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है, पर डैनियल के पास उसको टिप देने के पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसमें से एक नोटों की गड्डी निकलती है, जिसमें से वो उस कालिये को $100 की टिप दे देता है। फिर वो उस पार्सल को खोलता है जिसमें लोला लेले का एक लेटर था और उसमें लिखा था कि हमारी कंपनी आपकी किताब को पब्लिश करना चाहती है। जो जानकर वह बहुत खुश होता है और सीधा लोला लेले के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर वो उससे कई तरह के सवाल पूछती है, जैसे उसने कहां पर पढ़ाई करी, उसे खाने में क्या पसंद है और उसने आज तक कितनी लड़कियों को पेला है, वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो उसे बताती है कि हमने तुम्हारी किताब की 1 लाख कॉपीज छपवा दी हैं। अगर ये हिट हो गई तो तुम बेस्ट सेलर राइटर बन जाओगे और तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनकर डैनियल खुश हो जाता है और चौड़ में वहाँ से बाहर निकलता है कि अब तो मैं सबका बाप बन चुका हूँ। जहाँ लोग भी अब उसे पहचानने लगे थे, यहाँ तक कि टैक्सी वाला भी बाकी लोगों को छोड़कर उसे अपनी टैक्सी में बिठाता था। अब धीरे धीरे डैनियल के पास और पैसा आना शुरू हो जाता है और वो अपने लिए एक महंगा सा अपार्टमेंट खरीद लेता है। आगे जब वह अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था तभी वहाँ पर लोला ले आती है। कहती है कि तुम्हारी कामयाबी की खुशी में पार्टी तो बनती है और मैंने सुना है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी 9 इंच की है, क्या तुम मेरे खेत में रात भर मजदूरी करना चाहोगे। डैनियल कहता है कि हाँ जरूर करूंगा। जिसके बाद वो लोला लेले के खेत में अपनी कुल्हाड़ी से इतनी मजदूरी करता है कि उसकी बंजर जमीन में से पानी निकल आता है। फिर अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है जहाँ बबलू बैक्टीरिया नशे में पूरा भंड हो रखा था। कहता है कि किसी चूतिये ने मेरी बुक का आइडिया चुराकर मुझसे पहले ही उसे पब्लिश कर दिया और अब पब्लिशर मुझसे एडवांस वापस मांग रहा है। इसी बीच एक लड़की वहाँ पर आकर डैनियल की तारीफ करने लगती है। कहती है कि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपके झूले पर झूलना चाहती हूँ। डैनियल कहता है कि तुम रात को मेरे घर पर आ जाना, मैं पूरी रात तुम्हें झूला झूलाऊंगा। लड़की कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी 3 सहेलियां भी झूला झूलेंगी। वहीं ये देखकर बबलू बैक्टीरिया की घिंड जलने लगती है और वो रोते हुए कहता है कि मेरे झूले पर कोई नहीं झूलता। वहीं डैनियल की किताब बेस्ट सेलर बन चुकी थी और हर जगह सिर्फ उसी की किताब बिक रही थी। आगे जब वो एक इवेंट में होता है तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम तो फेमस हो गए यार। डैनियल कहता है कि मेरी किताब
किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है और हर जगह सिर्फ उसी के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे बबलू बैक्टीरिया को लेकर बुरा लग रहा है। लड़की कहती है कि ये तो होना ही था, अगर कोई एक कामयाब होगा तो दूसरे को फेल होना ही पड़ेगा। डैनियल पूछता है कि क्या वो तुमने किया, पर मैंने तुम्हें बबलू बैक्टीरिया के साथ कुछ गलत करने को तो नहीं कहा था। लड़की कहती है अबे तू थोड़ा सा भीड़ का लिंड है क्या, ये सब तो होगा ही, चल मुझे अभी डांस फ्लोर पर अपनी गाइंड मटकाने जाना है। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक वेटर उसे ड्रिंक देने आता है जो कोई और नहीं उसका ही भाई था। डैनियल ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये साला वेटर कैसे बन गया। इसी बीच रॉबर्ट भी वहाँ पर आता है और डैनियल से कहता है कि आखिर तुमने कर ही दिखाया, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने कामयाब हो जाओगे। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि डैनियल साला चोर है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बबलू बैक्टीरिया खड़ा होता है। कहता है कि इस आदमी ने मेरी बुक चुराई है। डैनियल कहता है कि मैंने कुछ नहीं चुराया। बबलू कहता है कि भीसड़ी के तूने मेरा टाइटल चुराया है। जो कहकर वो उसके मुंह पर एक जोर का घुसंड मारता है और वहाँ से चला जाता है। तभी माइक उसके पास आता है और कहता है कि डैनियल हमारा दोस्त है, तुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि वो भीसड़ी का इसी लायक है। जो कहकर वो टैक्सी बुलाने जैसे ही सड़क पर जाता है तभी एक टैक्सी आकर उसे उड़ा देती है और वो वहीं पर टपक जाता है। अगले दिन हर जगह ये खबर फैल जाती है कि डैनियल चोर है और उसने बबलू बैक्टीरिया का टाइटल चुराया है। लेकिन इस खबर के बाद से उसकी किताब की बिक्री और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हर जगह सिर्फ उसके ही चर्चे होने लगते हैं। इसी बीच हम डैनियल को देखते हैं जो उस बार वाली लड़की को अपने झूले की सवारी करवा चुका था और एक बार फिर से उसके लेने की ताक में था। फिर अगले दिन न्यूज में खबर आती है कि डैनियल की किताब ने अपने लॉन्च के तीसरे दिन ही $32 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। तभी लोला लेले उसे कॉल करती है और बताती है कि सारे पब्लिशर बीवली गिंड हो चुके हैं और वो तुम्हारी अगली किताब को पब्लिश करने के लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। बस अब तुम्हें जल्दी से अगली किताब लिखनी है और सबकी गींड फाड़ देनी है। फिर उसी रात सभी मिलकर डैनियल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसे उसके दोस्त माइक का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि भाई तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तू तो अपने दोस्तों को याद भी नहीं करता। डैनियल कहता है कि भाई मैं काम में बिजी रहता हूँ। माइक पूछता है कि क्या तू कल मिल सकता है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। डैनियल कहता है कि नहीं यार कल तो मैं बहुत बिजी हूँ, तू गुरुवार को आ जा, मेरा एक जरूरी फोटोशूट है पर मैं टाइम निकाल लूंगा। फिर अगले दिन वो अपने लिए एक बीच हाउस देखने जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ वही लड़की घूमती हुई दिखाई देती है और डैनियल भागकर उसके पास जाता है। लड़की कहती है कि अब तुम्हें क्या काम पड़ गया इस डेविल से। डैनियल कहता है कि प्लीज मेरी आत्मा मत लो। डेविल कहती है कि ये तो नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पा रहा, मुझे तो बस दिन ब दिन सक्सेस मिलती जा रही है, पर अब ये मुझे पसंद नहीं। डेविल कहती है कि भीसड़ी के अब अपनी बात से पलट मत, मैंने उस दिन तेरे से पूछा था कि तुझे क्या चाहिए और तूने कहा था सक्सेस, और अब जब तुझे वो मिल रही है तो तू बीवली गिंडो वाली हरकतें कर रहा है। देख तेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, तुझे जितने मजे करने हैं कर ले, फिर तेरी आत्मा मेरी हो जाएगी। इसके बाद जब डैनियल अपने ऑफिस में था तभी माइक वहाँ पर आता है जिसकी तबीयत खराब सी लग रही थी। डैनियल कहता है कि भाई मैं जरा फोटोशूट में बिजी था, पर कोई बात नहीं मेरी गलती है। माइक कहता है कि भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तभी लोला लेले वहाँ पर आती है और कहती है कि शूट का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी करो। पर तभी माइक वहाँ पर उल्टी कर देता है। डैनियल ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बोल भाई तुझे क्या जरूरी बात करनी थी, बता तुझे पैसे चाहिए। माइक कहता है कि नहीं हम फिर कभी बात करेंगे। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में जब डैनियल सोने की तैयारी कर रहा था तभी उसे मॉली का कॉल आता है जो उसे बताती है कि माइक मर चुका है। मैं सुबह से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। अब डैनियल ये सुनकर बहुत दुखी होता है और तब उसे समझ आता है कि माइक उससे क्या बात करना चाहता था। फिर अगले दिन डैनियल को बेस्ट राइटर का अवार्ड दिया जाता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों इससे खुश नहीं था। कहता है कि मेरा दोस्त माइक मुझे छोड़कर चला गया, वो मेरे साथ तब से था जब मेरी लुल्ली खड़ी भी नहीं होती थी, और तो और वो मेरी किताबों का सबसे बेस्ट क्रिटिक था। साले को सभी किताबें घटिया ही लगती थीं। मैं उसे कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन जब से मुझे सक्सेस मिली मैं उसे जैसे भूल ही गया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं अपने दोस्तों को भूल गया। फिर सुबह होते ही वो बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कुतिया मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। जो कहकर वो अपने अवार्ड को नाले में फेंक देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। तभी डेविल उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे बुला रहे थे। डैनियल कहता है कि मुझे नहीं चाहिए अब ये सब, मैं इस डील को खत्म करना चाहता हूँ। डेविल कहती है कि अच्छा फिर उन पैसों का क्या होगा जो तुमने कमाए हैं, और उस बूढ़ी औरत का क्या जिसे तुमने अपने टाइपराइटर से मार दिया था, क्या वो सब भी मैं वापस कर दूं? डैनियल कहता है कि मैं अभी सबसे थक चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तभी डेविल उसे उसका लैपटॉप देती है और कहती है कि मुझे ये अपने एक दोस्त से मिला था, जिसे देकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब वो अपनी एक पुरानी किताब पढ़ रहा था तभी वो एक लाइन को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और तब जाकर डैनियल को समझ आता है कि वो
हमेशा मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट लेकर कामयाब होना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस शॉर्टकट की उसे आगे जाकर कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अगले दिन एक पार्टी के दौरान डैनियल रॉबर्ट से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो उसे अपनी एक आधी लिखी बुक देता है और कहता है कि प्लीज इसे पढ़कर मुझे अपना ओपिनियन देना। रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारे जैसे बड़े राइटर को मेरे ओपिनियन की क्या जरूरत, वैसे भी लोगों को तुम्हारी बुक बहुत अच्छी लगती है। डैनियल कहता है कि मैंने ये बुक तब लिखी थी जब मैं उससे नहीं मिला था। आपको याद है मैंने आपसे उस पूंछ के बारे में पूछा था जो आपके ऑफिस में पड़ी है, वो शेर की तो नहीं लगती, क्या वो उसी की है? रॉबर्ट कहता है कि हाँ वो डेविल की है और शायद उसे अपना अगला शिकार मिल चुका है। वो डैनियल से पूछता है कि तुमने अपनी आत्मा के बदले उससे क्या मांगा? वो कहता है कि कामयाबी, लेकिन उस कामयाबी के चक्कर में मैंने अपने दोस्तों को खो दिया और अपने आप को खो दिया और शायद अब मेरी आत्मा भी चली जाएगी। रॉबर्ट कहता है कि क्यों ना हम उस डेविल को कोर्ट में घसीटें। डैनियल पूछता है कि डेविल्स का कौन सा कोर्ट होता है? रॉबर्ट कहता है कि मैं ये पहले भी कर चुका हूँ और इसी से ही हम तुम्हारी आत्मा को बचा सकते हैं। तभी वो डेविल भी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है कि भीसड़ी वालों मुझ पर केस करोगे, अब देखना मैं तुम्हारी कैसे गांड तोड़ती हूँ। जो कहकर वो हंसते हुए चली जाती है। आगे रात के 12 बजते ही रॉबर्ट डैनियल को अपने साथ लेकर शहर के बाहर एक बीहड़ गाँव में जाता है। वो बताता है कि ऐसे शैतानों का ट्रायल यहीं पर होता है। इसी बीच डैनियल देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी उसे पहचानते थे और जब उसे पता चलता है कि वो सभी आत्माएं हैं तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। आगे वो दोनों एक कैबिन में जाते हैं जहाँ पर उनकी कार्यवाही होने वाली थी। तभी वहाँ पर ज्यूरी आती है और उसके बाद जज आता है जो कोई और नहीं डैनियल का दोस्त बबलू बैक्टीरिया था। कहता है कि मिस्टर रॉबर्ट आप डैनियल के वकील हो और मिस डेविल आप अपनी वकालत खुद करोगी। वो कहती है कि हाँ मिलोड, इनकी गींड फाड़ने के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। अब कार्यवाही शुरू होती है जहाँ रॉबर्ट अपनी दलीलें पेश करते हुए कहता है कि मेरे क्लाइंट डैनियल को बहला फुसलाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया गया है। जब डैनियल के हालात बहुत बुरे चल रहे थे तब अचानक से ये डेविल वहाँ पर आई और उसे कामयाबी का लालच देने लगी। इस पर डेविल कहती है कि सर ये सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था, इसने जो मांगा मैंने उसे दे दिया, जिसके बदले में इसे मुझे अपनी आत्मा देनी थी। लेकिन सारे ऐशो आराम के बाद जब ये बोर हो गया तो ये भीसड़ी वाला अपनी आत्मा देने से मना कर रहा है। और वैसे भी जो आदमी अपने दोस्तों का नहीं है उसकी आत्मा को बचाकर हम क्या कर लेंगे। जिसको प्रूफ करने के लिए वो वहाँ पर माइक को बुलाती है और उससे पूछती है कि जब तुम्हें डैनियल की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब क्या वो तुम्हारे साथ था? माइक कहता है कि नहीं, वो तो लड़कियों को अपने हथियार पर झूले झुला रहा था। मैंने उसे कई बार बताने की कोशिश की कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। डेविल कहती है कि सर आप खुद ही देख लो कि ये डैनियल किस टाइप का आदमी है। बबलू बैक्टीरिया रॉबर्ट से पूछता है कि इस पर आप कुछ कहना चाहोगे, लेकिन तभी डैनियल उसे रोकते हुए कहता है कि डेविल सही बोल रही है, मैं सही आदमी नहीं हूँ और मेरी आत्मा भी बचाने लायक नहीं है। जो सुनकर बबलू बैक्टीरिया कहता है कि ठीक है, अब आखिरी बार तुम दोनों जूरी के सामने अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट पेश करो। सबसे पहले डेविल जाती है और कहती है कि ये सिर्फ एक सिंपल सी डील थी। डैनियल मुझे अपनी आत्मा देगा और बदले में वो जो चाहेगा मैं उसे दे दूंगी। वो डैनियल ने मुझसे कामयाबी मांगी और मैंने उसे वही दिया जो वो चाहता था। आगे रॉबर्ट की बारी आती है और वह जूरी से कहता है कि डैनियल बस एक अच्छा राइटर बनना चाहता था, लेकिन इस डेविल ने उसे उकसाया। उसने इसे लालच दिया, ज्यादा पैसों का, ज्यादा पावर का और दिन रात मजदूरी का, क्योंकि उसे लगता था कि हर इंसान यही तो चाहता है। लेकिन डैनियल ये सब नहीं चाहता था। वो बस एक राइटर है और अच्छी किताब लिखना चाहता था और अपने विजन को लोगों तक फैलाना चाहता था। लेकिन इस डेविल ने उसे लालच देकर इसकी आत्मा का ही सौदा कर लिया। मैं मानता हूँ कि इसे सब कुछ मिला, लेकिन बिना आत्मा के ये सब इसके किस काम का है, और बिना आत्मा के तो ये कुछ लिख भी नहीं पाएगा। डैनियल एक बहुत अच्छा और दयालु आदमी है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे एक और मौका दें, क्योंकि ये अब समझ चुका है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब क्योंकि कुछ ही मिनटों में सनराइज होने वाला था, इसलिए जूरी अपना फैसला सुना देती है और उनका फैसला था कि डेविल के कॉन्ट्रैक्ट को खारिज किया जाए और डैनियल को एक और मौका दिया जाए। जो सुनकर वह बहुत खुश होता है और रॉबर्ट को गले लगा लेता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम डैनियल को देखते हैं जो अपनी किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे बबलू बैक्टीरिया का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि भीसड़ी के जल्दी से 9 नंबर चैनल लगा, जिसका मतलब था कि अब उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।